गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों यहाँ से मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा दोस्तों, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बीच में बिल्कुल भी ना स्किप करें दोस्तों। तो बने रहिए अपने वीडियो में। आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पशुओं और पौधों की उसके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, पशुओं और पौधों के उसके वातावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है। पारिस्थितिकी, इथोलॉजी, जानेलॉजी और इकोनोलॉजी क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। पशुओं और पौधों के उसके वातावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है, यानी कि इकोलॉजी कहा जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा यहीं से कि डार्विन साहब, ध्यान से सुनिएगा, कि डार्विन साहब ने एक जहाज़ से पूरे विश्व का भ्रमण किया था। ठीक है, डार्विन साहब ने एक जहाज़ से पूरे विश्व का भ्रमण किया था दोस्तों। उस जहाज़ का नाम आपको बताना है। एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि लैमार्क की बुक का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पेपरों में आते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि डार्विन साहब ने जो एक जहाज़ था उससे पूरे विश्व का भ्रमण किया था, उसका नाम था बीगल जहाज़। दोस्तों अगर इस यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन अगर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो बीगल जहाज़ नाम था। ठीक है, डार्विन साहब ने जिस जहाज़ से पूरे विश्व का भ्रमण किया था उस जहाज़ का नाम था बीगल जहाज़। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और लैमार्क की बुक का नाम मैंने पूछा था, लैमार्क की बुक का नाम था फिलॉसफिक बुक, फिलॉसफिक जूलॉजी, सॉरी फिलॉसफिक जूलॉजी। ठीक है, क्या नाम था लैमार्क की बुक का नाम, फिलॉसफिक जूलॉजी। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा में बताता हूँ प्लीज़ आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, के मामले में हरित क्रांति के दुष्प्रभाव को सबसे अधिक देखा गया। ठीक है, के मामले में हरित क्रांति के प्रभाव को सबसे अधिक देखा गया, किसके मामले में देखा गया है। तो देखिए यहाँ पर देखा गया है गेहूं के मामले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हरित क्रांति के प्रभाव को सबसे अधिक देखा गया है तो गेहूँ में। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि हरित क्रांति भारत में कौन लाया था। ठीक है, हरित क्रांति भारत में कौन लाया था। तो कौन लाया था आपको ध्यान से सुनना है, एम.एस. स्वामीनाथन लाए थे। ठीक है, कौन से लाए थे, एम.एस. स्वामीनाथन लाए थे। हरित क्रांति को भारत में एम.एस. स्वामीनाथन लाए थे दोस्तों। एक चीज़ और आ जाती है कि गेहूँ से रिलेटेड आ जाता है कि वैदिक युग में गेहूँ को क्या कहा जाता था। ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में अगर आपको क्वेश्चन के बारे में ज़रा सा भी पता हो कि वैदिक युग में गेहूं को क्या कहा जाता था। तो कहा वैदिक युग में गेहूं को कहा जाता था गौमुद कहा जाता था। ठीक है, गौमुद कहा जाता था, गौधूम कहा जाता था, सॉरी दोस्तों गौधूम कहा जाता था। ठीक है, गौधूम, वैदिक युग में गेहूं को गौधूम कहा जाता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बाढ़ के दौरान नदी के किनारे पर बना एक विस्तृत निचले तटबंध को क्या कहा जाता है। ठीक है, जब बाढ़ आ जाती है ना तो नदी के किनारे पर एक तटबंध टाइप का बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए उसको क्या बोलते हैं, तटबंध ही बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर सही हो जाएगा, तटबंध बोलते हैं। ठीक है, बाढ़ के दौरान नदी के किनारे पर बना एक विस्तृत निचले तटबंध को हम तटबंध ही बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ से नदी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो मैं और भी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे जो पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, कि जैसे बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, और जैसे कि हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, और पूछा जाता है बर्लिन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, और भी ज़्यादा पूछा जाता है कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे पर बसा है, और एक हमारा अभी करंट में बहुत ही चर्चा में रहा है अयोध्या। ठीक है, अभी भी चल रहा है कि अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ये आपको बताने हैं इतने क्वेश्चन। तो देखिए बद्रीनाथ जो है आपको ध्यान से सुनना है, नोट कर लेना जिसको नहीं पता है, और जिसको पता है वो अपना रिवाइज कर ले कि बद्रीनाथ है वो अलकनंदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है दोस्तों। ठीक है, अलकनंदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, अगर हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, अगर बर्लिन की हम बात करेंगे तो बर्लिन हमारा राइन, ठीक है, राइन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बर्लिन राइन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
और न्यूयॉर्क की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क हमारा हडसन नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है, हडसन नदी के किनारे पर न्यूयॉर्क बसा है। और अभी जो चर्चा में अयोध्या चल रहा है वो सभी को पता होना चाहिए कि सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है, सरयू नदी के किनारे पर अयोध्या बसा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि समुद्र में ज्वार का मुख्य कारण है, ठीक है, समुद्र में ज्वार का, जो समुद्र में ज्वार वाटर टाइप का जो ज्वार आता है ना, उसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है कि पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव हो जाता है, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव हो जाता है, समुद्र में ज्वार का मुख्य कारण यही है दोस्तों, ठीक है। एक चीज़ और हम पूछने चाहेंगे कि कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक कौन सा तट पड़ता है, ठीक है, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक कौन सा तट पड़ता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक कौन सा तट पड़ता है? तो कोरोमंडल तट पड़ता है। कौन सा पड़ता है? कोरोमंडल तट पड़ता है। कन्याकुमारी तक कोरोमंडल तट पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नदी की युवावस्था के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है, ठीक है, नदी की युवावस्था के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि नदी की युवावस्था के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है। तो कौन सी होती है? घाटी का गहरा होना, ठीक है, घाटी का गहरा होना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, घाटी का गहरा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह क्षेत्र जो गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन का कार्य करता है, वह है, ठीक है, जो गंगा और सिंधु नदी के प्रणालियों के बीच जल विभाजन का कार्य करता है, तो वह कौन सा है? तो वो शहर है हमारा, वह क्षेत्र है हमारा अम्बाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अम्बाला। अम्बाला जो है गंगा और सिंधु नदी की प्रणालियों के बीच जल विभाजन का कार्य करता है दोस्तों, ठीक है। और भी क्वेश्चन यहाँ से जैसे बनते हैं इससे रिलेटेड, जैसे विंध्य पर्वत, ठीक है, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच कौन सी नदी बाउंड्री का कार्य करती है, ठीक है, विंध्य पर्वत, आप ध्यान से सुनिएगा कि विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच कौन सी नदी बाउंड्री का कार्य करती है। तो देखिए कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी करती है, ठीक है, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच बाउंड्री का कार्य करती है हमारी नर्मदा नदी। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि विंध्याचल पर्वत की पार कर पहला शासक, ठीक है, आपको ये हिस्ट्री से रिलेटेड मिल जाएगा कि विंध्याचल पर्वत को पार करके पहला शासक जिसने हमला किया था, ठीक है, कौन था वो, कौन सा शासक था जिसने विंध्याचल पर्वत को पार करके हमला किया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा बार आया हुआ है, तो अलाउद्दीन खिलजी था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर कहते हैं कोरोना, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सूर्य की सबसे बाहरी परत को कोरोना कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता चल रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है। वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर कर लें जिससे उनको भी ये फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, अग्नि मेखला मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है, अग्नि मेखला मुख्य रूप से पाई जाती है, तो ये पाई जाती है प्रशांत महासागर में, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अग्नि मेखला मुख्य रूप से प्रशांत महासागर में पाई जाती है, ठीक है। अब प्रशांत अगर महासागर की बात आई है तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन जाते हैं कि प्रशांत महासागर का डीप पॉइंट पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्रशांत महासागर का डीप पॉइंट, अटलांटिक महासागर का डीपेस्ट पॉइंट, हिंद महासागर का डीपेस्ट पॉइंट, और आर्कटिक महासागर का डीपेस्ट पॉइंट, और अंटार्कटिक महासागर का डीपेस्ट पॉइंट, ठीक है, ये आपको बताना है। अगर आपको क्वेश्चन के बारे में पता हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए प्रशांत महासागर का डीप पॉइंट क्या है? तो प्रशांत महासागर का डीप पॉइंट है तो मैरियाना गर्त, ठीक है, मैरियाना गर्त, ठीक है, आप नोट करते चलिएगा। वो अटलांटिक महासागर का अगर डीपेस्ट पॉइंट की बात की जाए तो प्यूरिटो रिको गर्त, ठीक है, क्या है? प्यूरिटो रिको गर्त। अगर हिंद महासागर की बात करेंगे तो सुंडा गर्त, ठीक है, सुंडा गर्त। अगर आर्कटिक महासागर की बात करेंगे तो यूरेशियन बेसिन होते हैं, ठीक है,
इसका डीपेस्ट पॉइंट है आर्कटिक महासागर का यूरेशियन बेसिन है। अगर अंटार्कटिक की बात करेंगे तो देखिए ये अभी तक कुछ क्लियर ही नहीं हुआ है, अंटार्कटिक का अभी तक कुछ क्लियर ही नहीं हुआ है कि इसका डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चट्टानी रेगिस्तान में एक ही दिशा में हवाओं का निरंतर चलने के कारण किसका निर्माण होता है? ठीक है, चट्टानी रेगिस्तान में एक ही दिशा में हवाओं का निरंतर चलने के कारण किसका निर्माण होता है दोस्तों? तो देखिए किसका निर्माण होता है यारडांगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि चट्टानी रेगिस्तान में जब हवा एक ही दिशा में चलती रहती है तो निरंतर यारडांग का निर्माण हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि पूर्व का बेसिन भारत में किसे बोलते हैं? ठीक है, पूर्व का बेसिन भारत में किसे बोलते हैं? तो पूर्व का बेसिन बोलते हैं कोच्चि को। ठीक है, कोच्चि को बोलते हैं पूर्व का बेसिन। अगर बात की जाए कि पूर्व का पेरिस, ठीक है, अभी इन दोनों में अंतर समझिएगा। पूर्व का बेसिन मैंने अभी आपसे पूछा था जिसे कोच्चि बोलते हैं, कोच्चि को बोलते हैं, और पूर्व का पेरिस यहाँ पर बात करें कि पूर्व का पेरिस भारत में किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं जयपुर को। ठीक है, जयपुर को हम पूर्व का पेरिस बोलते हैं भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी और गहरी रेल सुरंग गौथर्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है? ठीक है, कौन सी गौथर्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है? विश्व की सबसे बड़ी और गहरी रेल सुरंग। ठीक है, तो देखिए किस देश में स्थित है, तो ये है हमारी स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, स्विट्जरलैंड में ये स्थित है। ठीक है, अगर रेलवे से क्वेश्चन आया है तो देखिए भारतीय रेलवे बोर्ड की आपको स्थापना कब हुई है आपको बताना है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताते चलता हूँ कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई है 1905 में। ठीक है, 1905 में हुई है। देखिए रेलवे की लाइन के बारे में अगर बात करेंगे तो रेलवे की 3 लाइन होती है। कौन कौन सी होती है? एक बड़ी लाइन होती है, एक मीटर गेज होता है, एक नैरो गेज होता है। ठीक है, इनकी आपको लंबाई बतानी है। ठीक है, रेलवे की 3 लाइन होती है, इनकी लंबाई बतानी। तो देखिए कि रेलवे की बड़ी लाइन की लंबाई होती है 1.676 मीटर। ठीक है, अगर मीटर गेज की बात करेंगे तो होती है 1.00 मीटर होती है। ठीक है, अगर नैरो गेज की बात करते हैं तो होती है 0.610 मीटर। ठीक है, ये मीटर गेज नैरो गेज की बात करते हैं। ठीक है, नैरो गेज में होती है ये। अब देखिए और रेलवे से क्वेश्चन बन जाते हैं कि कोलकाता मेट्रो कब बनी? ठीक है, कोलकाता मेट्रो कब बनी ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कोलकाता मेट्रो की बात करें तो ये बनी है 1972 में। ठीक है, 1972 में कोलकाता मेट्रो बनी हुई है और 1975 में, ठीक है, ये कार्यरत हो गई थी। ठीक है, 1972 में तो हमारी बन गई थी, लेकिन 1975 में ये कार्यरत हो गई थी दोस्तों। ठीक है, और दिल्ली मेट्रो की बात भी करते हैं यहाँ पे कि दिल्ली मेट्रो कब चली थी? तो 25 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो को चलाया गया था। कब? 25 दिसंबर 2002 को दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सूचना के रूप में रिमोट सेंसिंग डेटा को दर्शाने की एक आम प्रणाली के रूप में है। ठीक है, सूचना के रूप में रिमोट सेंसिंग डेटा को दर्शाने की एक आम प्रणाली के रूप में है, तो क्या है? विषयक मानचित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी के ऊपर निर्मित किया गया है? ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी के ऊपर निर्मित किया गया है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना किया गया है सतलज नदी के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सतलज नदी के ऊपर भाखड़ा नांगल परियोजना को निर्मित किया गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों आप वीडियो को थोड़ा स्पीड करके भी देख सकते हैं, आपका जल्दी भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समुद्र के जल स्तर का विस्तार जो आंशिक या पूर्ण रूप से मुख्य समुद्र से एक संकीर्ण पट्टी द्वारा अलग होता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, समुद्र के जल का एक विस्तार, ठीक है, जो आंशिक या पूर्ण रूप से मुख्य समुद्र से एक संकीर्ण पट्टी द्वारा अलग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं लैगून। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, उसे लैगून बोलते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का दैनिक मौसम मानचित्र, ठीक है, भारत का दैनिक मौसम मानचित्र जो है में तैयार और प्रिंट किया जाता है। कहाँ पर तैयार और प्रिंट किया जाता है? तो देखिए ये किया जाता है कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और पुणे। तो ये किया जाता है पुणे में दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का दैनिक मौसम मानचित्र जो है वो पुणे में तैयार और प्रिंट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब आती है शहर की बात, ठीक है। तो भारत का टॉलीवुड, आपको बताना है कि भारत का टॉलीवुड किसे बोलते हैं, ठीक है। भारत का टॉलीवुड किसे बोलते हैं? तो देखिए भारत का टॉलीवुड बोलते हैं कोलकाता को, ठीक है। कोलकाता को भारत का टॉलीवुड बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं सपनों के शहर की। सपनों के शहर को क्या बोलते हैं? तो सपनों के शहर को मुंबई को बोलते हैं, ठीक है। मुंबई को सपनों का शहर बोलते हैं दोस्तों। और राजनीतिक शहर की बात करें तो राजनीतिक शहर बोलते हैं दिल्ली को, ठीक है। राजनीतिक शहर बोलते हैं दिल्ली को, ठीक है। दिल्ली को हम रैलियों की नगरी भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। राजनीतिक शहर के साथ साथ रैलियों की नगरी को भी दिल्ली को बोलते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ डेक्कन, ठीक है। क्वीन ऑफ डेक्कन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे बोलते हैं क्वीन ऑफ डेक्कन? तो बोलते हैं पुणे को दोस्तों। क्वीन ऑफ डेक्कन बोलते हैं पुणे को दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में क्लोरोफ्लूरोकार्बन के उत्सर्जन को प्रतिबंधित करने वाला पहला प्रोटोकॉल कहाँ बना है, ठीक है। वायुमंडल में क्लोरोफ्लूरोकार्बन के उत्सर्जन को प्रतिबंधित करने वाला प्रोटोकॉल कहाँ बना था? तो ठीक है, ये कहाँ बना था? ये बना था मॉन्ट्रियल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, मॉन्ट्रियल में, ठीक है। अब देखिए देश से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो लिली का देश किसे कहते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। लिली का देश किसे बोलते हैं, और एमराल्ड द्वीप किसे बोलते हैं, किस देश को बोलते हैं, और श्वेत शहर किसे बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए लिली का देश की बात करें कि लिली का देश किसे बोलते हैं, तो बोलते हैं कनाडा को। किसे बोलते हैं? कनाडा को बोलते हैं। लिली का देश कनाडा को बोलते हैं। अगर एमराल्ड द्वीप की बात करें तो एमराल्ड द्वीप बोलते हैं आयरलैंड देश को। किसे बोलते हैं दोस्तों? आयरलैंड देश को बोलते हैं क्या? एमराल्ड द्वीप। अगर श्वेत शहर की बात करें, ठीक है, श्वेत शहर बोलते हैं बेलग्रेड को। कहाँ बोलते हैं? श्वेत शहर बेलग्रेड को बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए बेलग्रेड ये कहाँ पे है कि ये युगोस्लाविया में, ठीक है, क्या नाम है उसका? यूगोस्लाविया ऐसा कुछ करके एक देश है, उस शहर को बोलते हैं, उस शहर में एक ये देश है, ठीक है, बेलग्रेड, उसे श्वेत शहर बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चुंबकीय माध्यान्ह रेखा है, ठीक है, चुंबकीय माध्यान्ह रेखा है। तो देखिए चुंबकीय माध्यान्ह रेखा क्या है कि पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर और दक्षिण के माध्यम से गुजरने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय माध्यान्ह रेखा बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर और दक्षिण के माध्यम से गुजरने वाली रेखा को चुंबकीय माध्यान्ह रेखा कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्षा वन में वह वनस्पति जो कैनोपी की छाया के नीचे पनपता है, ये नीचे है, ठीक है, नीचे पनपता है, उसे क्या कहा जाता है? वर्षा वन में वह वनस्पति जो कैनोपी की छाया के नीचे पनपता है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे कहा जाता है फॉरेस्ट फ्लोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, फॉरेस्ट फ्लोर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इराक का निम्नलिखित में से कौन सा शहर टिग्रिस नदी पर स्थित है? ठीक है, टिग्रिस नदी पर कौन सा शहर स्थित है इराक का, ये हमें बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो ये है बगदाद, ठीक है, बगदाद शहर बसा हुआ है, ठीक है। इराक के जो है बगदाद शहर है वो टिग्रिस नदी के किनारे पर बसा हुआ है दोस्तों, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो भी भाई बहन वीडियो पर नहीं थे प्लीज़ वो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।